हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल थ्योरी पढ़ी हुई है, यानी भारी भरकम थ्योरी, जो आप लोगों को लगा होगा यार सर क्या पढ़ा दी है ना, तो उस पर आज आधारित बहुत ही प्यारे न्यूमेरिकल जो आपको लगेंगे सर थ्योरी तो बड़ी है लेकिन उस पर न्यूमेरिकल कितने इंटरेस्टिंग होते हैं और कितने आसान होते हैं। ठीक है, तो पहले आज हम लोग कुछ सवाल, एक आधो सवाल जो बोर्ड पे लिखा गया है उस सवाल को लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का जो बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ है, आप प्रत्यास्थ संघट, तो आप प्रत्यास्थ संघट को देखते हैं, फिर उस पर सवाल लगाते हैं। उसके बाद एक लंबी वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें मैं सिर्फ केवल न्यूमेरिकल को ही लगाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको जरूर उम्मीद है पसंद आएगा। आप लोग चीज़ों को लगाएं, नोट्स बनाएं और नोट्स में आप लोग न्यूमेरिकल को जरूर मेंशन करें। न्यूमेरिकल को देखें भाई कितना न्यूमेरिकल लगाया जा रहा है, आपको न्यूमेरिकल से लगा होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। और आपके अंदर भी आपका जो खून है ना खोलना चाहिए कि मुझे न्यूमेरिकल हर हाल में आना चाहिए। जब तक फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तब तक आप यकीन मानिए कि आप लोग फिजिक्स को बहुत सही ढंग से स्टडी नहीं कर रहे हो। ठीक ना, तो फिजिक्स का जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करना है, तो ये छेद करना भाई आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल की खोपड़ी में कैसे छेद किया जाता है वो हम लोग से सीखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो सिखा रहे हैं वहाँ सीखिए, कुछ अपने मन से लगाने की कोशिश करिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई जो आपको समझ में ना आए। ठीक है ना, तो आज देखते हैं हम लोग दो प्यारे न्यूमेरिकल। आप लोग लगेगा भाई ये न्यूमेरिकल है कि एकदम सर जब मजाक कर रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन हमारा आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है भाई, जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि कोई एक बिलियर्ड गेंद है, ठीक ना, एक बिलियर्ड की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ठीक ना, एक बिलियर्ड की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक अन्य विराम में, ठीक ना, विराम, अब जानो भाई विराम मतलब क्या होता है, जहां पे वस्तु का वेग शून्य होता है। ठीक ना, तो एक बिलियर्ड की गेंद 5 मीटर पर सेकंड की चाल से एक अन्य विराम में स्थित बिलियर्ड की गेंद से टकराती है। तो यहाँ भाई द्रव्यमान का देखो जिक्र किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है हो सकता है कि दोनों पिंडों का जो दो बिलियर्ड की गेंद है, हो सकता है वो दोनों बिलियर्ड की गेंद का द्रव्यमान समान हो। भाई द्रव्यमान की जब चर्चा ही नहीं किया जा रहा है तो हो सकता है, ठीक ना। तो बिलियर्ड की गेंद से टकराती है, यदि पहली गेंद टक्कर के बाद विराम में आ जाती है, लो भाई मतलब टकराने के बाद पहली विराम में आ गई, पहले तो पहले वाली गति में थी, विराम वाली से टकराने के बाद क्या हो गई, विराम में आ गई, तो आ जाती है। तो दूसरी गेंद का वेग ज्ञात कीजिए मेरे लाडलों। आपको दूसरी गेंद का वेग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूसरी गेंद का वेग पूछ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा संरक्षण सिद्धांत लगाएंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। तो आते हैं दोस्तों पहले समझते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको ये पहली गेंद है, ठीक है, इसका द्रव्यमान हमने यम माना हुआ है, पहली गेंद है इसके द्रव्यमान को हमने यम माना हुआ है, और इसका जो वेग है वह है 5 मीटर प्रति सेकंड। पहली गेंद का जो वेग है वह क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड से वेग से चलती है, और एक वस्तु दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमने यम माना, और वह इसका वेग क्या है, 0। कहा है भैया ये विराम में है, विराम में है तो वेग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे सर। तो वेग 0 है तो टकराती है, जब ये वस्तु इन वाले वस्तु जो विराम में इनसे टकराती है, टकराने के बाद ये वस्तु किस में आ जाती है, विराम में आ जाती है। ये वस्तु किस में आ जाती है, यानी पहली वस्तु किस में आ जाती है, विराम में आ जाती है। तो विराम में आ जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। विराम में आ जाती है तो दूसरी गेंद, जो दूसरी गेंद है, तो दूसरी गेंद का वेग क्या होगा, वही आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। दूसरी गेंद का वेग क्या होगा, वही आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो भाई आपको एकदम बढ़िया से मालूम हो गया है, पिछली वाली वीडियो बढ़िया से देखे होंगे, ठीक ना, नहीं बढ़िया से देखो जाके पहले बढ़िया से देखना, ठीक ना। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा भाई, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पहली वस्तु का संवेग यम गुणे 5 भाई द्रव्यमान गुणे वेग, प्लस दूसरी वस्तु का वेग भाई 0 है तो द्रव्यमान गुणे वेग 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस यम वी भाई द्रव्यमान गुणे वेग यम वी, 5 यम बराबर ये क्या हो जाएगा, यम वी, तो यम से शहीद हो गया, वी बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। लो भाई आ गया एकदम सवाल हाजिर।
कुछ नहीं था, मजाक था ना, आपको लगा ऐसा क्या था, कुछ नहीं था। मेरे दोस्तों ऐसे सवाल आते हैं, ठीक ना। आपको इस चैप्टर से बहुत ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको मजा आ जाएगा, ठीक ना। तो इस सवाल को, पहले सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान द्रव्यमान। लो भाई, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान आपकी बार क्या है, समान है। अच्छा, दिया हुआ है समान द्रव्यमान की 40 किलोग्राम की दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या दिया है, 40 किलोग्राम दिया है। 40 किलोग्राम दिया है सर आपको कि 40 किलोग्राम की दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान है। लो भाई, मतलब एक ऐसे जा रही होगी तो दूसरी ऐसे आएगी, तभी तो विपरीत हुआ। विपरीत दिशा में क्या है, ये गतिमान है। एक का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है व दूसरी का वेग 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो पहली वस्तु होगा उसका वेग आपको दिया है, दूसरी वस्तु जो है उसका भी वेग दिया है। दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान हमको 40-40 दिया हुआ है, 40-40 भी दिया हुआ है। अच्छा, यदि वे प्रत्यास्थ रूप से टकराने के पश्चात संयुक्त रूप से गति करें। भैया ये टकराने के बाद संयुक्त रूप से, संयुक्त का हिंदी जानते होगे, ठीक ना। अंग्रेज तो हो नहीं गए हो जो संयुक्त ना जानो, ठीक है। संयुक्त मतलब मिल जाए, ठीक ना। अब ये 40-40 मिल जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इस तो गति करें तो इस संयोजन का वेग क्या होगा, ये जो 80 का वेग क्या होगा, वही आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। बोलो भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब लगाते इसको, पहला वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लिए होंगे, इसकी साथ ले लिए होंगे, जो भी करना होगा मिटा भाई, एकदम से मिटा दीजिए। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कैसे कैसे लगाना है, उसको लगाते हैं, ठीक। इसकी भी भाई खोपड़ी में छेद करते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला पिंड जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और इसका वेग क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये हमारी दूसरी वस्तु है, इसका भी वेग हमारा, इसका भी द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, लेकिन ये विपरीत दिशा में गतिमान है, मतलब इधर की तरफ आपकी गति कर रही है। कितने से, 7 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है। यदि वे प्रत्यास्थ रूप से टकराने के पश्चात संयुक्त हो जाए, भाई ये 40-40 80 हो गया, 80 केजी का हो गया ये पिंड, और इसका वेग क्या होगा सर, वही आपसे पूछ रहा है। इसका वेग क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। बात क्लियर है। चलो भाई, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे यहाँ पे, ठीक ना। कौन सा संरक्षण लगाएंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो आपको बढ़िया से याद है, ठीक है। किस टक्कर के पहले का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का संवेग, यही ना भाई। टक्कर के पहले का संवेग बराबर है टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के पहले का संवेग क्या हो जाएगा सर, 40 गुणे 10, ठीक है। अच्छा, ये देखो भाई, ये हमारा संवेग सदिश राशि है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो भाई दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर दिशा एक ही होता तो प्लस लगाते, लेकिन दिशा विपरीत है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, -40 गुणे 7 बराबर 80 गुणे V। बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 400 माइनस 7 चौके 28, 280 बराबर 80 V के। यस सर, 400 में से 280 घटा दोगे, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 बराबर 80 V। 0 0 को शहीद कर दो तो क्या बचा भाई, V बराबर हमारा, अच्छा 4 से काट दें, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3/2, V बराबर 3/2, तो V बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकेंड है। मतलब इस वाली का वस्तु का वेग 1.5 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम बात करें इसकी दिशा किधर है, इधर की तरफ या इधर की तरफ, मेरे भाई जो ज़्यादा वेग है उधर की दिशा होती है। ये 10 वाला ज़्यादा है, 10 वाले की दिशा में, मतलब कह सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड वाले पिंड की दिशा में, 10 मीटर प्रति सेकेंड वाले पिंड की दिशा में, वाले पिंड की दिशा में। बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। दो न्यूमेरिकल हमने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उन टॉपिक पर हमने 2 न्यूमेरिकल प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल लगाए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, ठीक है। तो भाई इतना पहले आप लोग नोट वोट वगैरह कर लो, ठीक है। तब हम लोग सीखते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग प्रत्यास्थ संघट्ट जब पढ़े थे
तो वहाँ पे हमने आपको एक लाने बताया हुआ था कि प्रत्यास्थ संघट वह संघट होता है जिसमें पिंडों की यानी टक्कर के पश्चात जो है पिंडों की क्या संवेग और ऊर्जा दोनों नियत होती है। ऐसे टक्कर को हम लोग प्रत्यास्थ संघट बोलते हैं। उसमें हमने आपको एक लाइन बताया हुआ था कि अप्रत्यास्थ संघट वह संघट होता है जिसमें टक्कर के पश्चात पिंडों की संवेग तो नियत होती है लेकिन ऊर्जा नियत नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या समझेंगे कि अप्रत्यास्थ संघट क्या संघट होगा? ऐसा संघट जिसमें पिंडों की क्या संवेग तो नियत होती है परंतु ऊर्जा नियत नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को पहले हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसा संघट जिसमें पिंडों की ऊर्जा तो नियत रहती है, पिंडों की भाई संवेग ना, पिंडों का संवेग ऐसे लिखते हैं ना। ऐसा संघट जिसमें पिंडों का संवेग तो नियत होता है परंतु, ठीक है दोस्तों, परंतु ऊर्जा क्या होती है? परंतु ऊर्जा नियत नहीं होती है। ऊर्जा जो है नियत नहीं होती है। ठीक है, ऊर्जा नियत नहीं होती है। अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। बातें आपको भेजे में समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हमने क्या बताया हुआ है। ऐसा संघट जिसमें पिंडों की ऊर्जा तो नियत होती है परंतु संवेग क्या होता है? संवेग तो नियत होता है परंतु ऊर्जा जो है क्या होती है? नियत नहीं होती है। वह क्या कहलाता है? अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैसे एक बीमी तल में प्रत्यास्थ संघट सीखे थे, फिर द्विबीमी तल में प्रत्यास्थ संघट सीखे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस एक बीमी तल में प्रत्यास्थ संघट क्या होता है, उसमें जो ऊर्जा नियत नहीं होती है वह ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, एक परिवर्तन का सूत्र जो है हम लोग सीखेंगे बस, और इसमें कुछ ज़्यादा सीखने की जरूरत है हमको नहीं है। फिर से बात सुने, हमको प्रत्यास्थ संघट के जैसा एक बीमी तल में प्रत्यास्थ संघट, द्विबीमी तल में प्रत्यास्थ संघट के जैसा हमको यहाँ पे सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमको सीखने की आवश्यकता यहाँ पे सिर्फ यह है कि एक बीमी तल में अप्रत्यास्थ संघट क्या है और उसमें ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र कैसे प्राप्त किया गया है, उसको हमको केवल सीखना है यहाँ पे। तो हेडिंग हम लोग अब क्या डालेंगे कि एक बीमी तल में प्रत्यास्थ संघट, एक बीमी तल में अप्रत्यास्थ संघट, एक बीमी तल में अप्रत्यास्थ संघट, ठीक, एक बीमी तल में अप्रत्यास्थ संघट। ये भाई हमारी हेडिंग हो गई है। अब एक बीमी तल में अप्रत्यास्थ संघट जो है, अब देखिए कैसे कैसे होगा इसको देखते हैं। तो हमारा दो पिंड वही, जैसे मान लीजिए पहला पिंड m1 जिसका वेग क्या है u1 है, ये हमारा पिंड है m2 जिसका वेग हमारा क्या है u2 है। ठीक है, ये दोनों पिंडों में क्या हुआ? संघट हो गया। संघट होने के बाद दोनों पिंड एक हो जाते हैं। संघट होने के बाद दोनों पिंड संयुक्त रूप से क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, यानी m1 प्लस m2 हो जाता है और इनका वेग मान लेते हैं v1, v हो जाता है। मेरे भाई संघट होने के पश्चात जब संघट होता है दोनों पिंडों का, तो दोनों पिंडें क्या होती है? संयुक्त रूप से एक पिंड बन करके गति करने लगती हैं। ठीक है, अब हमारे दोनों पिंड m1 m2 दोनों पिंड क्या हो गए? संयुक्त रूप से एक पिंड हो गए। अब एक पिंड होने के बाद ये क्या करेंगे? गति करेंगे। ठीक, जब गति करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है? संवेग संरक्षण लगाना है। क्या लगाना है? संवेग संरक्षण लगाना है। ऊर्जा संरक्षण तो पालन कर ही नहीं रहा है, ऊर्जा नियत नहीं हो ही नहीं रही है, तो ऊर्जा संरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? ऊर्जा संरक्षण ये फॉलो कर रहा है, ऊर्जा नियत हो रही है? नहीं हो रही है। ऐसा संरक्षण जिसमें क्या होता है? केवल संवेग नियत होता है, ऊर्जा नियत नहीं होती है, अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। तो इसमें ऊर्जा नियत नहीं है तो ऊर्जा संरक्षण का पालन तो कर ही नहीं रहा है। तो क्या पालन कर रहा है? केवल संवेग संरक्षण का पालन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहली लाइन क्या लिखने वाले हैं? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण
संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण वही द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, तो क्या हो जाएगा इसका संवेग क्या हो जाएगा m1 वेग u1 m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी, m1 प्लस m2 इंटू वी हो गया। अच्छा v बराबर क्या हो जाएगा सर, v का अगर बात करें तो v बराबर हमारा हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब इस चीज़ का आगे हम लोग कहीं यूज करेंगे, कहीं हमको मिलेगा तो वहाँ पे इस चीज़ का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कहीं अभी हम लोग जब गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का जब सूत्र निकालेंगे तो वहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना। अब हम लोग गतिज ऊर्जा मतलब अब देखो ऊर्जा पालन तो कर नहीं रहा है, तो क्या निकालेंगे पहले, संघट से पहले की ऊर्जा, संघट के बाद की ऊर्जा, तो कितना ऊर्जा परिवर्तन हुआ उसको निकालेंगे। तो संघट से पहले की ऊर्जा क्या लिखेंगे यहाँ पे, संघट के पहले की गतिज ऊर्जा, संघट के पहले की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को किसे लिखते हैं, के से, तो संघट के पहले की है उसको हम लोग क्या लिख देंगे के आई, मतलब इनिशियल प्रारंभिक, ठीक। तो पहला पिंड का 1/2 m1 u1 स्क्वायर, दूसरे पिंड का 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या आया, संघट के पहले की गतिज ऊर्जा, ये क्या आया है संघट के पहले की गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार का निकाल देंगे संघट के बाद की गतिज ऊर्जा, संघट के बाद की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संघट के बाद की गतिज ऊर्जा, तो संघट के बाद की जो गतिज ऊर्जा उसको क्या लिख देंगे हम लोग के एफ, एफ मतलब फाइनल यानी अंतिम, बाद में, ठीक है। K2 भी लिख सकते हैं, K1 K2 या KF KI हमने लिख दिया हुआ है, ठीक। तो 1/2 द्रव्यमान क्या है m1 प्लस m2, वेग हमारा क्या है v स्क्वायर, वेग हमारा क्या है v स्क्वायर, ठीक। अब हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा के से, परिवर्तन को किससे लिखते हैं डेल्टा के से। अब ये डेल्टा के कितना हुआ इसको हमें निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, के आई प्रारंभिक में से के एफ अंतिम वाले को माइनस कर देते हैं, प्रारंभिक वाले में से अंतिम वाले को हम लोग क्या कर दे रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं, ठीक। तो प्रारंभिक हमारा क्या है भाई, प्रारंभिक वाले का मान 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक, माइनस के एफ का मान क्या हो जाएगा ये वाला 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। अब दोस्तों हमको इसी को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बहुत लंबा नहीं लेकिन थोड़ा सा केवल लंबा होने वाला है। तो जब लंबा होने वाला है तो भाई देखो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझ में आएगा। 3 पद हैं 1 2 3, तीनों पदों में क्या कॉमन है हमारा 1/2 का कॉमन है, 1/2 का कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, यहाँ पे देखो v स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह पे यही वाला v वाला मान रख देंगे, यही v वाला क्या कर सकते हैं मान रख सकते हैं। जब ये वाला v वाला मनवा यहाँ पे रखेंगे तब देखो क्या होगा भाई। अच्छा देखो ये स्क्वायर के रूप में है तो ये मान पूरा स्क्वायर के रूप में, यानी अंश का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर के रूप में रखते हैं। देखो कैसे रख रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अंश वाला बटे हर वाला m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। बोलो भाई ये v स्क्वायर है तो v स्क्वायर के रूप में अंश का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर हमने रख दिया। यहाँ पे देखो ये 2 घात है, यहाँ पे ये 1 घात है, ये पूरा कट जाएगा। क्या बचा हमारा नीचे K1 m1 प्लस m2 बचा, ठीक है। वो तो हमारा 2 घात बचा है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है, इतना चीज़ें भाई नोट कर लो, आप लोग किसी भी तरीके से नोट कर लें, ठीक है। तो हम लोग आगे इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक ना, आगे इसके आगे सॉल्व करते हैं। बिठा दे चलो भाई देखो ज़रा। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ जरा आप लोग ध्यान से देखें, समझ में आ रही है चीज़ें, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। कहीं भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें कि सर यहाँ पे समझने में हमें दिक्कत परेशानी हुई, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं,
कि वहाँ पे हमें तो क्या मिल गया, 1/2 कॉमन मिल गया था, ठीक है। अब ये बटे में बचा हुआ, यानी कह सकते जो बचा हुआ इसको एक बार एक लाइन लिखते हैं पहले हम लोग, डेल्टा के बराबर 1/2 ये एकदम बाहर वाला, ठीक है। क्या बचा हमारा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, ठीक, माइनस क्या बचा m1 u1, अच्छा m1 u1 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा जानता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही काम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2, ठीक है। अच्छा बटे इसकी नीचे वहाँ केवल बचा है ना, क्या बचा था, m1 प्लस m2 प्लस m2 बचा था, ठीक। अब देखो ये एलसीएम हो जाएगा ना, ये एलसीएम हो जाएगा, m1 प्लस m2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा m1 प्लस m2 का, यहाँ भी गुणा m1 प्लस m2 का, यहाँ भी गुणा। बवाल लग रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा यार, m1 प्लस m2 का गुणा इसमें भी, m1 प्लस m2 का गुणा इसमें भी, ठीक। चलो भाई डेल्टा के बराबर 1/2, ठीक, m1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ठीक, m1 का केवल गुणा हुआ हुआ। अभी m2 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस इसमें m1 का गुणा एक बार m2 का गुणा, m2 का गुणा करेंगे तो m1 का गुणा किया m1 m2 u2 स्क्वायर, ठीक, m2 का गुणा करेंगे m2 स्क्वायर हो जाएगा ना, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। अरे भाई एक बार m1 का गुणा m1 m2 u1 u2 स्क्वायर, m2 का गुणा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ठीक। ये माइनस है, माइनस का गुणा कर दें, माइनस का गुणा कर दें, जब माइनस का गुणा कर देंगे अंदरवा का जितना चिन्हवा है सब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2, ठीक है। अब नीचे वाला जो हमारा बचा हुआ है वह क्या बचा हुआ है, पूरे का बटा m1 प्लस m2। अब देखो कुछ लोग शहीद हो रहे हैं, कुछ लोग जरूर शहीद होंगे भाई, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, देखो भाई ये शहीद हो गया, ठीक, और m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, चलो भाई 2 लोग तो शहीद हो गए। अब जितने लोग बचे हैं युद्ध में उनको भी रखा जाए, तो डेल्टा के बराबर 1/2, ये इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं m1 प्लस m2, ठीक, m1 प्लस m2। अब देखो क्या बचा है m1 m2 u1 स्क्वायर, m1 m2 u2 स्क्वायर, m1 m2 u1 u2। कहने का मतलब जो जितने पद बचे उस पर केवल गौर करो, m1 m2 यहाँ भी है, m1 m2 यहाँ भी है, m1 m2 यहाँ भी है, तो 3 पद बचे हैं, तीनों पदों में m1 m2 कॉमन है, तो m1 m2 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉमन, m1 m2 हो गया हमारा कॉमन। बचा क्या यहाँ पे u1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ पे u2 स्क्वायर, ठीक है, वहाँ पे क्या बचा माइनस 2u1 u2, ये क्या हो गया a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो डेल्टा के बराबर m1 m2 बटे 2m1 प्लस m2, इसको क्या लिख सकते हैं u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बस भैया यही है आपकी ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र, ये क्या आया है आपकी ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र आया है। अच्छा इस सूत्र को अगर गौर से देखा जाए, ठीक ना, इस सूत्र को अगर गौर से देखा जाए तो मेरे भाई m1 और कामा m2 ये हमारे द्रव्यमान हैं, और द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, द्रव्यमान कभी क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी द्रव्यमान m1 कामा m2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज क्या होंगे भाई, पॉजिटिव होंगे। द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, द्रव्यमान क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पे देखो भाई u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है, भाई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वेग अगर माइनस में आया भी तो माइनस का स्क्वायर प्लस तो भी क्या हो गया, ये कह सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज क्या मिल गया हमको, पॉजिटिव मिल गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं डेल्टा के मतलब ऊर्जा में परिवर्तन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा।
ठीक ना। तो ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इस तरीके से ये हमारा ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र निकाला गया। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र कैसे निकाला गया ये चीज़ आपको समझ में आया। अप्रत्यास्थ संघट क्या है, ऐसा संघट जिसमें पिंडों का संवेग तो नियत रहता है लेकिन ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकाला गया ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगली वीडियो हमने आपको प्रत्यास्थ संघट बताया हुआ था, तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये जो संघट पोर्शन है इस तरीके से पूरा समाप्त होता है। तो एक और न्यूमेरिकल इस पर, यानी जो अप्रत्यास्थ संघट हमने पढ़ाया हुआ है इसी वीडियो में एक और न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं। उसके बाद भाई आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे केवल न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं न्यूमेरिकल पे और वीडियो बनाई जाए, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए कि नहीं सर न्यूमेरिकल पे एक आध वीडियो और प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, फिर आपको एक न्यूमेरिकल लगाते हैं इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, ये प्यारा सा न्यूमेरिकल, ठीक है ना, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक पे प्यारा सा न्यूमेरिकल, उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आएगा। पहले देखिए क्वेश्चन है क्या, पसंद आए ना आए वो तो इवे करेगा। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम की एक वस्तु, 4 किलोग्राम की एक वस्तु 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब पहली वस्तु जो है जो 4 किलोग्राम वाली है वह 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 6 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराती है। तो क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, जो कह रहा है उसको करते चलते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है। ठीक ना, तो 4 किलोग्राम की एक वस्तु, देखो भाई ये हमारा हो गया 4 किलोग्राम की एक वस्तु। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड के वेग से, इसका जो वेग हमको दिया हुआ है वह क्या है, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 6 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराती है। तो यहाँ पे एक वस्तु है, उसका वेग हमको द्रव्यमान दिया 6 किलोग्राम की एक वस्तु से टकराती है। ठीक भाई, अच्छा बात समझ आ गई। 4 किलोग्राम की एक वस्तु 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 6 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराती है। यदि दोनों वस्तुएं संघट के पश्चात परस्पर जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों वस्तुएं क्या हो जा रही है, परस्पर जुड़ जा रही है। तो जुड़ जा रही है तो मतलब कहने का मतलब है 4 6 10 किलोग्राम हो गया। जुड़ जाती हैं तो निकाय का कुल वेग व गतिज ऊर्जा में हानि ज्ञात कीजिए। तो अगर ये पूरा जुड़ करके 10 किलोग्राम बन गई हैं तो इसका कुल वेग यानी इसका वेग क्या होगा वह हमको निकालना है। गतिज ऊर्जा में हानि क्या हुआ है वो हमको निकालना है। साथ ही साथ हमको निकालना है कि 10 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा, 10 सेकंड में यह कितनी दूरी हमको तय करेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ है कि अन्य वस्तु जो विराम में है, ठीक ना, अन्य वस्तु, ठीक है, एक अन्य वस्तु यहाँ से थोड़ा सा लिख देते हैं, अन्य वस्तु, एक क्वेश्चन में यहाँ कर रहा हूँ, अन्य वस्तु जो विराम में है से टकराती है। यहाँ पे लिख लेना भाई, जो विराम में है, अभी नहीं तो गलत होता, जो विराम में है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूरा क्या होगा, 6 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु जो विराम में है से टकराती है ना। आप लोग को यहाँ पूरा करना है कि 6 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु जो विराम में है से टकराती है। ठीक, ये क्वेश्चन है पूरा आपका। ठीक है, तो ये विराम में है, तो विराम में है तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 0। विराम में है तो वेग क्या हो जाएगा, 0। फिर से बात समझे, 4 किलोग्राम की वस्तु 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है और 6 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु जो किसमें है, विरामावस्था में है, टकराती है। टकराने के बाद ये दोनों वस्तुएं संयुक्त रूप से एक वस्तु बन जाती हैं। जब एक वस्तु बन जाएंगी तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। तो 10 kg हो गया है, तब कह रहा है कि जो ये 10 kg बना है तो इसका वेग क्या होगा, साथ ही साथ इसकी ऊर्जा में यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ और यह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय किया है, ये आपको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन उम्मीद है भाई आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे निकालना है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या लगाएंगे हम लोग, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण में क्या हो जाएगा, यम वी, तो 12 4 × 12 4 × 12 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 6 × 0, ठीक है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 10 × वी, 12 चौके 48, 48 बराबर 10 वी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 48/10, 48/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई 4.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया भाई। कुल वेग जो हमारा पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था पहले हमारा, कुल वेग, कुल वेग हमारा आंसर आ गया। कुल वेग आंसर क्या है भाई हमारा
4.8 मीटर पर सेकेंड। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। लेकिन आगे पूछ रहा है, आगे क्या रहा है, गतिज ऊर्जा में हानि। तो अभी जो हम लोग फार्मूला निकाले थे डेल्टा के बराबर m1 m2 बटे 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई वो फार्मूला याद होना हर समय जरूरी नहीं है ना। अभी पढ़े हो, अभी याद है, लेकिन हर समय वो फार्मूला नहीं याद हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, संघट के पहले की ऊर्जा निकालते हैं, संघट के बाद की ऊर्जा निकालते हैं, फिर घटा देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो संघट के पहले की ऊर्जा क्या लिखेंगे, संघट के पहले की गतिज ऊर्जा, संघट के पहले की गतिज ऊर्जा, उससे भी लग सकता है ना। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन नहीं लगाना चाहते, कॉन्सेप्ट पे लगाना चाहते हैं ना। संघट के पहले की ऊर्जा, संघट के पहले की गतिज ऊर्जा, संघट के पहले की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो आप लोग डायरेक्ट इसको के आई भी कह सकते थे ना, के आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 यम वी स्क्वायर, 1/2 यम की जगह पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, वी की जगह पे क्या हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक, इसमें वेग 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो के आई बराबर हमें क्या मिल गया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 से गुणा कर 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 1 के 2, सही ना, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 के 2, 288 जूल आ गया। ठीक, ये हमारा क्या है, संघट से पहले की गतिज ऊर्जा। अब क्या निकालेंगे, संघट के बाद की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे लिखते हैं संघट के बाद की गतिज ऊर्जा, संघट के बाद की गतिज ऊर्जा ना, संघट के बाद की गतिज ऊर्जा, उसको क्या लिख दें हम लोग के एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/2। द्रव्यमान कितना है 10, वेग कितना है, इसका वेग हमारा 4.8। तो दशमलव में ना रख करके इसको 48/10 रख दें, 48/10 लिख देते ना, 48/10 का स्क्वायर, 48/10 का स्क्वायर लिखें, या फिर 48/10 मतलब 2 से काट दें। 48/10 को अगर काट देंगे 24/5, 24/5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई ये 48/10 4.8 हमने रख सकते हो, लेकिन हमने नहीं रखा ना, क्योंकि थोड़ा आसानी हो। तो के एफ बराबर हमारा क्या हो गया 1/2 गुणे 10 गुणे 24, 24 होता है 576 और 5 5 होता है 25। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 5 5 25 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 2 5 हमने 5 दूनी 10, 2 2 कर गया। ठीक, अब 5 से भाग देंगे हम लोग के एफ में, के एफ बराबर 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, 5 1 5, 2 7 2, 5 5 25, 25 2 बचा, 5 चौके 20, यानी 115.4। ठीक, नियर अबाउट ये आ गया हमारा, जूल कह सकते हैं। ठीक, अब आप देख रहे हो कि के आई का मान ज़्यादा है, के एफ का मान कम है, तो हम लोग जो ऊर्जा में हानि निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है। तो बड़ा हमारा कौन सा है के आई, छोटा कौन सा हमारा के एफ। तो ऊर्जा में हानि, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊर्जा में हानि। तो ऊर्जा में हानि हो या लाभ हो उसको हम लोग डेल्टा के से लिखते हैं। डेल्टा के बराबर बड़े में से छोटा, बड़ा के आई है, छोटा क्या है के एफ है। तो डेल्टा के बराबर के आई का मान हमारा क्या हुआ 288 माइनस के एफ का मान क्या हुआ 115.4, 115.4। तो मैं इसको घटा करके लिख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो इसको घटा कर लिख देना भाई आप लोग आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया। आगे हमारा क्या कह रहा है कि 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, दूरी बराबर मतलब ये जो है 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो 10 सेकंड में चली गई दूरी, 10 सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, 10 सेकंड में चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। तो 4 कितना है इसका 4.8 है, इसका 4 कितना है वी का मान कितना आया है यहाँ पे देखो मेरे भाई, वी का मान कितना है 4.8, ये 4 हो गया। और समय कितना है इसका भाई 10 सेकंड पूछ रहा है, तो 4.8 से गुणा कर दोगे हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, यानी 10 सेकंड में ये 48 मीटर की दूरी तय करेगा। तो देखा दोस्तों आपने, इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, बस आपको केवल धैर्यपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए और न्यूमेरिकल धुआंधार लगाइए। आप लोग एक एक नंबर के भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको
बहुत मतलब मेहनत से पढ़ें और कुछ कहना नहीं है। और एक न्यूमेरिकल की वीडियो और मैं लाऊंगा, ठीक ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं न्यूमेरिकल और लगवाया जाए, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि नहीं सर न्यूमेरिकल और ज़्यादा लगवाया जाए, न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए और न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।